हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी होनहार और लगनशील विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, सच्चा स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सभी मैग्नेट ब्रेन्स, जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं और हम और आप जो रिश्ता एक कायम हो रहा है वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री देता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप जैसे लगनशील, होनहार, कर्मठ, ऊर्जावान विद्यार्थियों के लिए एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करता है। हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की आपसे बात ना तो कर रहे हैं और ना ही भविष्य में कभी करेंगे, तो अपने मन और मस्तिष्क में इस तरह के विचारों को आप जगह कतई मत दीजिएगा। हमेशा फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देते रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर आए हैं कि सभी विद्यार्थियों को फ्री बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए, ताकि भविष्य में आप सफल सुयोग्य नागरिक बनकर न केवल अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करें, बल्कि संपूर्ण विश्व में भारत का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। पाठ का नाम पता है ना आपको, तुम कब जाओगे अतिथि, लिखा गया है लेखक शरद जोशी जी द्वारा। इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन के दौरान आप बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि हर एक पंक्ति को हम फिर से डिटेल में जानेंगे और आप सभी अपने जो भी भाव हैं, विचार हैं, थॉट्स हैं, उनको शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट लिखिएगा, ताकि आपके विचारों का आदान प्रदान होता रहे और हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 2 वे बनी रहे। आपको पैसिव लिसनर ना होकर एकदम एक्टिव लिसनर बनना है, जो कि आप हैं, इसीलिए तो यहां पर है। बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत करती हूं। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले शरद जोशी जी के जीवन परिचय की ओर, जानते हैं उनके जीवन के बारे में। शरद जोशी जी महान व्यंग्यकार, हिंदी साहित्य के व्यंग्यकारों में सबसे अग्रणी रहते हैं। है नाम शरद जोशी जी का। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई सन 1931 को। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे और फिर लेखन को ही आजीविका के रूप में इन्होंने अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह से व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथा और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। हिंदी साहित्य को व्यंग में प्रतिष्ठित करने वाले लेखक शरद जोशी जी को हृदय से नमन करते हैं और हिंदी के हर एक रचनाकार को, साहित्यकार को, व्यंग्यकार को, कवि को, कहा ना, हर एक रचनाकार को हम हृदय से नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हिंदी का परचम न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में फहरा दिया। ओके, और देखते हैं शरद जोशी जी की मुख्य रचनाएं हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग्य नाटक हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। ये है व्यंग्य नाटक। एक उपन्यास मैं, केवल मैं, उर्फ कमल मुख बीए। भाषा, जोशी जी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। ऐसी भाषा के धनी जिनकी भाषा को समझने में पाठक को जरा सी भी मुश्किल या परेशानी नहीं होती। पाठक आसानी से इनकी भाषा को, इनके शब्दों को समझते हैं और अपने आप को इनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब जुड़ा हुआ तो अतिथि और गेस्ट और होस्ट भी रहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पल आ जाता है जब गेस्ट होस्ट को निंदनीय समझने लगते हैं और सोचते हैं तुम कब जाओगे अतिथि, बहुत हो चुका। यही इसी तरह का व्यंग है ये। और इस व्यंग में शरद जोशी जी ने इस तरह के उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो मेहमान बनकर जाते हैं किसी के घर में और अतिथि देवो भवो की परंपरा का एकदम हनन करके रख देते हैं, नाश और विनाश करके रख देते हैं और वहीं डेरा जमाकर बैठ जाते हैं। फिर जो होस्ट हैं, जिनके घर आए हैं मेहमान, वो यही सोचते हैं कि तुम कब जाओगे,
क्यों यहाँ पर बैठ गए हो इस तरह से डेरा जमाकर? क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? क्या तुम्हें अपनी मातृभूमि की याद नहीं आती? क्या तुम्हें अपने वतन मतलब अपने घर की याद नहीं आती? अरे भाई अब तो बख्श दो, जाओ ना, कब जाओगे अतिथि? इसी तरह से अपने भावों को, विचारों को मानवीय विचारों के साथ जोड़कर शरद जोशी जी ने इस व्यंग रचना में हर एक उस व्यक्ति की ओर संकेत किया है जो जाते तो अतिथि बनकर हैं, लेकिन वो मान सम्मान बरकरार ना रहते हुए अपने आप के अपमान तक उतर आते हैं। जैसे लेखक के घर एक अतिथि आए और वे एक दिन आए, पहले दिन बड़े अच्छे से आदर सत्कार हुआ, अच्छे अच्छे व्यंजन पकाकर खिलाए गए, बहुत बढ़िया स्वीट मीट मिठाई मिठाई खिलाई गई। दूसरे दिन रुके, जैसे तैसे लंच का किया, भाई ठीक है लंच भी कर देते हैं। तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, जाने का नाम नहीं ले रहे, तो आखिरकार लेखक उस व्यंजनात्मक व्यंजन जो किया था, इतने अच्छे पकवान बने थे, उनसे आ गए खिचड़ी पर और कहा कि अब लगता है उपवास तक की बारी ना आ जाए। और अंत में वो कह ही दिया उन्होंने, उफ तुम कब जाओगे अतिथि, अब तो छोड़ दो हमें। तो ऐसा रवैया कभी हमारे साथ ना हो, आपके साथ ना हो। अपने आप के मान और सम्मान को हमें बनाकर रखना है। ओके, देखिए लेखक अपने घर में आए अतिथि को अपने मन में संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज अतिथि को लेखक के घर में आए हुए 4 दिन हो गए हैं। वास्तव में 4 दिन का पीरियड बड़ा लंबा होता है और लेखक के मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि वहां जहां बैठे बिना संकोच के सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। लेखक कहता है कि पिछले 2 दिनों से वह अतिथि को कैलेंडर दिखा दिखा कर तारीखें बदल रहा है ताकि उसके मन में थोड़ी सी बत्ती जले, दिमाग की ट्यूबलाइट ऑन हो कि तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, अब तो निकलो यहां से। लेकिन नहीं, अतिथि के कानों में तो जूं तक नहीं रेंगती। ऐसा लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि लेखक अतिथि की सेवा करके थक गए हैं, बहुत हो गया है, बस इनफ। पर चौथे दिन भी अतिथि के जाने की कोई संभावना ही नहीं लगी। यार हद हो गई, ऐसा क्यों? अतिथि तुम कब जाओगे? लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। अब तुम चले जाओ, नहीं तो मैं कह ही दूंगा गेट आउट। तब कैसा लगेगा तुम्हें? जितने मान सम्मान आदर से मैंने तुम्हें बुलाया है, उतना ही अपमान तुम्हें लगेगा। फिर तुम कहोगे अरे अब तो मैं उनके घर कभी भूल कर भी नहीं जाऊंगा, अरे जाना तो दूसरी बात, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। तो ऐसा समय क्यों आने दें? अपने मान सम्मान को बरकरार रखें ना, जरा में जाएं और लौट कर आ जाएं। अब देखिए प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं कि आखिर क्यों सोच रहे थे लेखक। तो उनका सोचना कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि अब वो तंग आ चुके थे। एक घर का मेहमान यदि डेरा डालकर बैठ जाए तो वो मेहमान कहाँ रह जाता है, वो बोझ लगने लगता है, इसलिए ऐसा सोच रहे थे। अब अर्थात ये बिल्कुल सही वक्त है। क्या उसे उसकी मातृभूमि नहीं पुकारती? क्या उसे अपने बीवी बच्चों की याद नहीं आती? क्या उसे अपने घर की याद नहीं आती? लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उस दिन जब वह आया था तो लेखक का हृदय ना जाने किसी अनजान के डर से धड़क उठा था कि ये क्यों आ गए। अच्छा आ गए हैं, चलो ठीक है आ गए हैं, स्वागत है आपका, वेलकम, मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए पधारिए। पत्नी जी ने भी नमस्कार किया, अरे भाई साहब आइए, बहुत अच्छा लगा, और तरह तरह के पकवान बने। अब फिर क्या हुआ? अंदर ही अंदर कहीं लेखक का बटुआ कांप गया कि बजट कहीं गड़बड़ा ना जाए। वैसे ही महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है, घर में राशन पानी बड़ा महंगा आता है और एक तो ये अतिथि पधार गए हैं। फिर भी ठीक है, और उसके बावजूद एक प्यार से भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ लेखक ने अतिथि को गले से लगाया और मेरी पत्नी ने अतिथि को सादर नमस्ते भी की। अतिथि को याद होगा कि 2 सब्जियां, रायता और उसके अलावा मीठा भी बनाया गया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में लेखक को एक उम्मीद थी, पता है कौन सी? कि वह दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर तो चले ही जाओगे। लेखक ने सोचा था इतने अच्छे से उसका स्वागत कर दिया है और अगले दिन वो ट्रेन की टिकट पकड़ेंगे और बहुत शानदार मेहमान नवाजी की तरोताज़ा यादें लेकर वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ओहो, लेकिन लेखक का सोच न गया व्यर्थ और अतिथि ने तो मानो डेरा डाल लिया। क्या हुआ? दूसरे दिन भी अतिथि मुस्कान बनाए लेखक के घर में ही बने रहे। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहते हैं कि उन्होंने अपने दुख को पी लिया
और प्रसन्न बने रहे। चलो ठीक है भाई, गुस्सा तो आ रहा था, दुख भी हो रहा था, बटुआ भी कांप रहा था, लेकिन दूसरे दिन अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखा और हेलो हाय करते रहे। अरे अच्छा लग रहा है, आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो कुछ कुछ और बना लेते हैं। तो लंच मंच का प्रोग्राम हुआ। लेखक ने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को अतिथि को सिनेमा भी दिखाया कि लो भाई, ये और कसर रह गई थी, तुमने लंच भी कर लिया और अब सिनेमा पिक्चर भी देख ली, अब तो संतुष्ट हो गए ना, अब सुबह चले ही जाना यहाँ से। यही सोच रहे थे लेखक मन में। लेखक के सत्कार का यह आखिरी छोड़ था, मतलब बिल्कुल चरम सीमा, टॉप पर पहुंच चुके थे कि अब इसके बाद तुम्हें यहाँ से चले जाना है, रुक मत जाना, जिससे आगे लेखक कभी किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद लेखक को अनुमान था कि विदाई का वह प्रेम से ओतप्रोत भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। अब उन्होंने सोचा अब तो पक्का ये जाएंगे और विदाई का वो सुकून पल आ ही जाएंगे और यहाँ से ये रवाना हो ही जाएगा। जब अतिथि विदा होता और लेखक उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता, पर अतिथि ने ऐसा नहीं किया। यार क्या कर रहे हैं ये अतिथि, एक तो बिना तिथि के पधार गए, अच्छा खासा खा लिया पी लिया, मूवी दिखा दी, और क्या चाहिए, क्यों बटुए को उनके बिल्कुल खाली करना चाहते हैं, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रहे। वे लेखक के घर पर ही रह गए। इतना स्वागत करना भी मतलब आफत हो जाती है क्या, घर जाने का नाम ही नहीं लेते, बड़ा अच्छा खाने को मिल रहा है, बीबी की डांट झड़प भी नहीं सुन रही पड़ रही है, यही रह लो, भाभी जी के हाथ का खाना खा लेते हैं। तो ये जो स्वागत हुआ उसमें अतिथि रुक गए। अब क्या सोचते हैं, लेखक मन ही मन अतिथि से कहता है कि तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। अतिथि ने कहा लेखक से कि मेरे भाई साहब कपड़े गंदे हो गए, धोबी को बुलाइए ना प्लीज़, मैं कुछ कपड़े देना चाहता हूँ। तो ओह बहुत खुश हुआ। लेखक ने सोचा लगता है इनके कपड़े धुल जाएंगे तो ये रवाना हो जाएंगे। अरे भाई साहब धोबी को क्यों, लॉन्ड्री में धुलवाते हैं ना, यूं जाएंगे और अभी आ जाएंगे। अब पत्नी जी ने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी मति मारी गई है क्या, लॉन्ड्री में धुलवाएंगे कपड़े तो ऐसा ना हो कि और ठहर जाए, उनको और सुख चैन मिलने लगे। पत्नी जी ने सही सोचा था और लेखक को लग रहा था कि धोबी 2-3 दिनों में शायद कपड़े देने आएगा और लॉन्ड्री से जरा में आ जाएंगे तो ये चले जाएंगे। लेकिन पता है क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लेखक अतिथि से कहता है कि कपड़ों को किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, इससे वे जल्दी धुल जाएंगे। लेखक के मन में एक विश्वास था कि शायद अतिथि को अब जल्दी जाना है। लॉन्ड्री पर दिए गए कपड़े धुलकर आ गए और अतिथि अब भी लेखक के घर पर ही था। मतलब पत्नी जी की जो विचारधारा थी वो एकदम सही थी। उन्हें लग रहा था कि क्या है, कितना सारा खर्च तो वैसे भी हो रहा है, मैं खाना बना कर थक रही हूँ, खिलाए जा रही हूँ, खिलाए जा रहा हूँ, और आपके मित्र जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो वहीं पर रुक गए। लेखक अपने मन ही अतिथि से कहता है कि उसके भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी हुई चादर बदली जा चुकी है, मतलब कपड़े वपड़े अच्छे से आ चुके हैं, परंतु अभी भी अतिथि यही है। अब तो चले जाओ भाई, हाँ जाने दो, जाओ और हमें चैन से रहने दो। अतिथि को देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब गायब हो गई। जो हंसी ठहाके लगाए जा रहे थे, दुनिया भर की बातें की जा रही थी, परिवार की, नौकरी की, तबादले की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा ना पिछली प्रेमिकाओं की बातें भी कर डाली, आंखों मिचका कर बहुत सारी ऐसी बातें हो गई। अब लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म, चुप्पी छा गई, शांत हो गए, मुस्कुराहट भी गायब हो गई, एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं लेखक, ठीक है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर लेखक और अतिथि ने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। सारी कुछ चर्चा हो चुकी और अब एक चुप्पी है, बिल्कुल चुप, मुस्कुराहट भी गायब, क्योंकि लेखक को अब आ चुकी है गुस्सा और सोच रहा है ये क्यों नहीं जा रहा यहाँ से, कब तक रहेगा। हृदय की सरलता अब धीरे धीरे बोरियत में बदल गई और अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या आप या हम ऐसा अतिथि बनना स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। सपने में भी मत सोचना कोई रोकेगा ना, तब भी मत रुकना, क्योंकि उसके रोकने के पीछे सच्चाई नहीं होगी। अरे रुक जाइए ना, बहुत अच्छा लग रहा है, आप आए इतने दिन, ऐसे पता ही नहीं चले कब दिन चले गए। वो जो कह रहे हैं ना, वो उनको सच ना समझ कर रुक मत जाना, नहीं कहेंगे ओह ये हमने क्या अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी।
जाना है कहीं, एक दिन, बस एक दिन, और दूसरे दिन अपने घर की ओर रवाना। जो मान सम्मान इज्जत है वो बनी रहे, नहीं तो मान सम्मान अपमान में परिवर्तित हो सकता है। लेखक के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल लेखक की पत्नी ने धीरे से लेखक से पूछा था, पता है क्या पूछा था? कब तक टिकेंगे ये, और कब तक रहने वाले हैं? कैसे मित्र हैं ये, घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेखक ने कंधे उचकाकर कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या पता कि कब तक रहने वाले हैं। लेखक की पत्नी ने गुस्से से कहा, क्या कहा? कि अब खिचड़ी बनाएगी। हाँ, बहुत हो गया इनको पकी पकवान खिलाते हुए, क्योंकि अब खाने में हल्की रहेगी। लेखक ने भी हाँ कह दिया, भाई श्रीमती जी आपको जो बनाना है बनाइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। खिचड़ी बनाना है खिचड़ी बनाओ, उपवास रखना है उपवास रखो, कह देंगे फैमिली का उपवास है, आप भी उपवास रखिए। बात पकवान से लेकर 56 भोग की थाली से लेकर उपवास तक पहुंच गई और अतिथि यहीं बैठे हुए हैं। लेखक अपने मन ही मन कहता है कि अतिथि के सत्कार करने की उसकी क्षमता अब समाप्त हो चुकी है। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर अतिथि नहीं जाता तो हमें लेखक और उसकी पत्नी को उपवास तक जाना होगा। लेखक चाहते हैं कि अतिथि अब तो चले जाएं, अब तो चले ही जाएं, नहीं तो लेखक अपने मन ही मन कहता है। और लेखक जानता है कि अतिथि को लेखक के घर में अच्छा लग रहा है। वो जानते हैं कि उनको उनके घर में बहुत अच्छा लग रहा है, और हर किसी को, लेखक ये भी कह रहे हैं कि दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है, सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्रता पूर्वक सिर्फ खाना ही खाना तो है, कोई टेंशन ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, ना किच किच, ना पिच पिच, ना बीबी की डांट, ना बच्चों की, ये सारी बातें तो बड़े चैन से रह जा रहे हैं। आपको तो अच्छा लग रहा है, दूसरे के बारे में सोच लो भाई। जिसके घर आए हो उसके सुख और चैन को क्यों छीन रहे हो? ठीक है, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ ही रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपना घर, अपना परिवार जैसा भी है अपना ही होता है भाई। बुरा लगे तब भी वहीं रहना है, और दूसरों के अच्छा लगे तब भी वहीं डेरा डालकर कदापि नहीं रहना है। लेखक अपने मन ही मन अतिथि से कहते हैं कि अपने खर्राटों से एक और रात गुंजित करने के बाद कल जो किरण अतिथि के बिस्तर पर आएगी, वह अतिथि के लेखक के घर में आगमन के बाद 5वें सूर्य किरण की परिचय करवाएगी। भाई 4 दिन हो गए, 5वां दिन आ गया। लेखक अतिथि से उम्मीद करता है कि सूर्य की किरणें जब चूमेंगी और अतिथि घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय ले लेगा। उन्होंने 4 दिन हो गए हैं, 5वें दिन अब बिल्कुल पूरा जो धैर्य था, जो सत्कार था, जो मुस्कुराहट थी, अब सब कुछ ऐसा लग रहा था मनहूसी अस्सी छा गई हो। ऐसा लग रहा था कि अब तो ये चले जाएं, और बिल्कुल डिसाइड कर लिया था लेखक ने कि अब तो मैं गेट आउट बोलने वाला हूँ। और आखिरकार उन्होंने मन में पूरी प्लानिंग कर ली थी कि उफ तुम कब जाओगे, कब जाओगे ये मैं कहने वाला हूं। और पत्नी से भी कह दिया कि तुम्हें जो बनाना है, जैसा बनाना है, जो खिलाना है खिला देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुमसे, कम से कम ये चला तो जाए। तो लेखक भी बड़े परेशान थे। लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है भाई, पर आखिर लेखक भी मनुष्य है, देवता और मनुष्य का साथ रह सकते हैं। अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि देवता के समान कब होता है? जब आए और तुरंत चला जाए। क्योंकि देवता किसी के यहाँ डेरा जमा कर तो बैठते नहीं है, आते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो अतिथि को भी यदि देवता बने रहना है, वो मान सम्मान प्राप्त करते रहना है, तो आए और चले जाएं। वहां पर डेरा जमा कर बैठेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, देखिए आप। तो लेखक ने कहा ना कि देवता और मनुष्य एक स्थान पर नहीं रह सकते, और यदि मनुष्य ही बनना है तो देखिए अधिक देर तक साथ नहीं रहते, देवता दर्शन देकर लौट जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। लेखक अतिथि को लौट जाने के लिए कहता है, और कहता है कि इसी में अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। यदि जहां कहीं भी हम अतिथि या मेहमान या गेस्ट बनकर गए हैं तो तुरंत आने की पहले से प्लानिंग कर लें, या पहले ही कह दें रिजर्वेशन हमने करा लिया है, इतने बजे हमें लौटना है। तब देखिए क्या आओ भगत होगी, क्या प्रसन्न चित्त रहेंगे सब। खुशी खुशी आइए, खुशी खुशी चले जाइए, ना किसी पर बोझ बनिए, ना किसी पर अपनी पहचान को इस तरह से धूमिल कीजिए। ओके, लेखक अतिथि को लौट जाने के लिए कहता है, और कहता है कि इसी में अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। जितने कम समय में या फिर जितने कम समय के लिए हम किसी के पास रहते हैं, उतना अधिक प्रेम स्नेह बना रहता है, अधिक समय में सब कुछ गायब होता नजर आता है।
लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से कहता है कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब तो बहुत हो चुका है, 4 दिन बीत चुके हैं, अब तो मुझे बख्श दो, अब तो चले जाओ। समझ आया? तो इस तरह से हम फ्यूचर में याद रखेंगे और कभी भी कहीं भी जाएंगे तो हम अतिथि या मेहमान बनकर जाएंगे तो हमें अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए तुरंत वहां से रवानगी ले लेनी चाहिए। और यदि कोई हमारे यहाँ आता है तो वो भी ये बात ध्यान रखें, हर एक व्यक्ति ये ध्यान रखे कि अतिथि देवता की तरह होते हैं, तो देवता की तरह तुरंत गायब भी हो जाए, वहां से चले भी जाएं, वहीं डेरा डालकर ना रहें, क्योंकि देवता और मनुष्य एक साथ तो रह नहीं पाते हैं। हर एक पार्ट को रोचक अंदाज में इसी तरह से आपके लिए मैं लेकर आती रहूंगी आपके प्रिय फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस बता देती हूं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, आरआरबी, एसएसबी, सभी प्रकार की जो है हमारी, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश भी, ठीक है, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री मिलेंगे। किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करते हैं और ना ही कभी करेंगे, तो चिंता नहीं करना है, डोंट वरी, किसी तरह से फिक्र नहीं करना है। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स है ना आपके लिए, हमेशा के लिए। आप हर एक विषय के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। कैसे जाना है वो आप भली भांति जानते हैं, आप स्मार्ट हैं भाई, आप बिल्कुल टेक्नो फ्रेंडली हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, यदि हिंदी मीडियम में देखना है तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, हिंदी क्लास 9th, स्पर्श या संचयन, जो भी आपको पाठ देखना है उस पर जाते ही आप प्लेलिस्ट पर जरूर जाइएगा। प्लेलिस्ट पर आपको जो भी देखना है, जैसे पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है जिसमें दोनों कोर्स की संपूर्ण जानकारी दी गई है, या फिर आपको देखना है विषय का संपूर्ण विवरण, पाठ का क्रमानुसार सार, एनसीईआरटी समाधान, संपूर्ण अध्याय का वीडियो, एक बार में संपूर्ण अध्याय का हल, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने तुरंत हाजिर हो जाएगा। और जो वीडियो आपके सामने आएगा उसको ध्यान पूर्वक देखिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि जरा सा भी हमने स्किप किया तो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कहीं ऐसा ना हो कि वही प्रश्न जो आपने स्किप कर दिया और आपकी परीक्षा में सामने आ जाए। तो हमेशा अच्छे से ध्यान से वीडियो देखिएगा, पसंद जरूर आएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस प्राप्त होती रहे और समय पर रहते आप वीडियो का लाभ ले सकें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिंक को शेयर जरूर 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 कीजिएगा, क्योंकि आप जिस तरह से ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन बिल्कुल आपके प्रिय चैनल, फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री, उसी तरह से आपके सभी फ्रेंड्स जो भी परिचित हैं, जो भी आपकी कांटेक्ट लिस्ट में शामिल है, सबको लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी बेस्ट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ऊर्जा से भरे रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।